तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार के वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को अपना पहला बजट पेश किया था। इस बजट को देश में आर्थिक उदारीकरण की बुनियाद माना जाता है। उस समय देश में महज एक टीवी चैनल दूरदर्शन हुआ करता था और एक ही घरेलू एयरलाइन सेवा थी। लेकिन बीते 30 सालों में कई अहम बदलाव देखने को मिले हैं। आज जमाना ओटीटी प्लेटफॉर्म का हो चुका है। सारी दुनिया मोबाइल में सिमटी है। 30 सालों में एक टीवी चैनल का सफर 800 चैनलों तक पहुंच चुका है। सूचना और मनोरंजन की ये क्रांति 1991 के आर्थिक उदारवाद की ही देन है। देश में उदारीकरण नीति लागू करने के बाद ही बैंकिंग सेक्टर खुला। इसका नतीजा है कि भारत में आज 22 प्राइवेट और 27 नेशनलाइज्ड बैंक हैं। देश भर में बैंकों ने लोगों या कंपनियों को जितने लोन दिए हैं, उनमें 42% लोन इन प्राइवेट बैंकों ने दिए हैं। देश में उदारवाद से पहले तक भारतीय हवाई क्षेत्र में केवल इंडियन एयरलाइन सेवा का दबदबा था। लेकिन देश में 1991 की आर्थिक नीतियों के बाद सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र को भी प्राइवेट प्लेयरों के लिए खोलने का फैसला लिया। भारतीय बाजार में अचानक से निजी विमानन कंपनियों की बाढ़ सी आ गई। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये विमान कंपनियां खस्ताहाल स्थिति में पहुंच चुकी हैं। देश में उदारीकरण से पहले जहां सब कुछ केंद्र सरकार के नियंत्रण में था, तो वहीं 1991 में एलपीजी पॉलिसी आने के बाद निजी कंपनियों के लिए रास्ते खुल गए। तेजी से विदेशों में निवेश आने लगा और देखते ही देखते भारत विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ निकला। निजी कंपनियों को मौका मिलने और विदेशी निवेश के चलते लोगों की आय भी तेजी से बढ़ने लगी। पिछले 30 सालों की हर चीजों की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन इनकी तुलना में लोगों की आमदनी उससे भी अधिक बढ़ी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने ऐतिहासिक बजट के 30 साल पूरा होने पर कहा कि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर आगे का रास्ता उस वक्त की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में भारत को अपनी प्राथमिकताएं फिर से निर्धारित करने की जरूरत है। देश में उदारीकरण के बाद पिछले 3 दशक में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कई उतार चढ़ाव आए। इसके बावजूद आज हमारा देश दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। लेकिन कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह चौपट कर दिया। केंद्र की मोदी सरकार ने इस महामारी के बीच 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश भी की। हालांकि जीडीपी के आंकड़े बताते हैं कि अभी देश की अर्थव्यवस्था को फिर से दौड़ाने में वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे खास मुद्दे की जिस पर जब आया था हमारे यहाँ पे तो बहुत चर्चाएं हुई, बहस हुई, बहुत लोगों ने नाराजगी जताई, धरने प्रदर्शन भी हुए। मेरी आवाज आ रही है? करते हैं आर्थिक उदारीकरण की। 24 जुलाई 1991 मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव उस वक्त प्रधानमंत्री थे। 30 साल पहले ये उदारीकरण का दौर भारत में आया और उस वक्त काफी विरोध हुआ। सबसे बड़ी बात तो रही कि बॉम्बे क्लब, जिसमें काफी दिग्गज, वो चाहे मोदी हो या गोदरेज ग्रुप हो, बड़े बड़े जो ग्रुप, उन लोगों ने भी विरोध किया। आखिर नवंबर में मीटिंग हुई मनमोहन सिंह के साथ में और उन लोगों के जो भी उनकी लग रहा था उनको कि डर था, उसे दूर करने की पूरी कोशिश की गई और मीटिंग सफल हुई। लेकिन आज के दौर में वार्ता करना जरूरी क्यों है? आर्थिक उदारीकरण के पीछे लॉजिक मनमोहन सिंह का यह था कि आज विषम परिस्थितियां हैं। अगर आज देश को आगे बढ़ाना है और उदारीकरण में हम नहीं प्रवेश करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। दुनिया की अर्थव्यवस्था में अगर हम आना है, 266 करोड़ की इकोनॉमी को, अरब डॉलर की इकोनॉमी को अगर आगे लेके जाना है तो उदारीकरण के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसे उदारीकरण कहा, किसी ने निजीकरण कहा, किसी ने वैश्वीकरण कहा। एक तरह से कहें कि लाइसेंस राज का एक अंत की ओर लेकर के गए और कहा जा सकता है कि इकोनॉमी को बड़ा एक बूस्टर डोज के रूप में देखा गया। यह विषम परिस्थिति भारत के सामने, और आपदा में कैसे हम राहत तलाश सकते हैं, आपदा में कैसे अवसर तलाश सकते हैं, यह कोशिश की गई भारत में उस समय। यह आजादी के बाद एक ऐसा मोड़ था और एक कहें कि एक ऐसा दौर आया जिसमें समय का फायदा उठाते हुए मनमोहन सिंह ने एक कदम उठाया। हो सकता है कि उनकी अर्थ से जुड़ी जानकारी, उनका अपना जो एक दुनिया में घूम करके तमाम परिस्थितियों को और चीजों को देखा, उसका एक एक्सपीरियंस, उसके नुकसान भी कुछ हद तक रहे, लेकिन फायदे की बात कही जा सकती है। आज हम 3000 अरब डॉलर की इकोनॉमी, जो हमारी जीडीपी है, उसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें उदारीकरण का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जाने माने आर्थिक विश्लेषक जयसिंह जी कोठारी साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता आरपी विजय साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं कोठारी साहब आपके पास आना चाहूंगा। इस वक्त चर्चा करना लाजमी यूं है कि ये तो हर बार ही 24 जुलाई आती है, कभी भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन वो एक दौर इकोनॉमी जब भारत की ये हो रही थी कि क्या होगा, तहस नहस होगा, क्या होगा, हम किस ओर चले जाएंगे, एक लोगों के सामने एक डर था। आज भी वही एक डर का माहौल बना हुआ है। इसकी वजह कोरोना है, लोगों के सामने बड़े संकट है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो दौर और आज के दौर में अंतर काफी है, लेकिन स्थितियां बनी हुई हैं। तो क्या वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि उदारीकरण में अगर उस वक्त हम अगर अपने आप को पैचअप नहीं कर पाते या शामिल नहीं करते तो हम पिछड़ सकते थे, या उस वक्त की मांग थी कि सही समय को सही तरीके से, एक मास्टर स्ट्रोक था मनमोहन सिंह का? उस समय मेरे ख्याल से कोई विकल्प नहीं था हमारे पास। और जैसे जैसे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, एजुकेशन का लेवल बढ़ता है, वो है, दुनिया में लोग बाहर जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो वो सब एक फ्री इकोनॉमी और पर्सनलाइज इकोनॉमी और कह लीजिए आप इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, हम नेचर से मनी इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन, वो करना लाजमी था। वो नहीं होता तो 2 4 5 साल बाद होता। लेकिन जो लैकिंग रही मेरे हिसाब से, सबसे बड़ी जो लैकिंग पिछले 30 सालों में रही, कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ाने पे 1% भी ध्यान नहीं दिया। इस ग्लोबलाइजेशन में वही कंट्री सक्सेसफुल होता है जो किसी 5 7 10 कंट्री को बर्बाद करने की पावर अपने पास में रख ले या उसको बनाए रखे, जैसा चीन ने किया। उस पे हम बिल्कुल नेग्लेक्टेड रहे, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में नहीं। आज 20 साल पहले, 15 साल पहले जितने हमारे एक्सपोर्ट है, आज भी उतने ही है। आज भी कोई बात नहीं करता, कोई सरकारी नीति नहीं है, कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं है जिसमें बढ़ाएं। एक केवल सर्विस सेक्टर में, आईटी सेक्टर है जिसने हमारी ये कह लीजिए लाज बचा रखी है। बाकी प्रोडक्ट कैटेगरी में हम बिल्कुल जीरो हैं। हम कहीं पे भी दुनिया में कॉम्पिटिटिव करने के लायक नहीं है। तो जब तक आपके पास में इस मनी इकोनॉमी में मनी को ग्रैब करने की पावर आप अर्जित नहीं करोगे, तब तक आप इसमें लूजर्स की कैटेगरी में रहोगे। और वो लूजर्स किस तरीके से रहा जाता है वो हमारे सामने है। बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने है। आपका कोरोना तो इसका माध्यम है, या हमको ये कह लीजिए गले उतरने का एक कारण है। अच्छा, कोरोना से ऐसा हो गया, कोरोना से ऐसा नहीं हुआ है। कई चीजें ऐसी हुई है एक साथ, घटनाक्रम पूरी इकोनॉमी में ऐसा होता है
जब आदमी को फ्री करते हो तो आपको खुद को पता नहीं कि मेरा 5 मिनट बाद में ये दाहिना हाथ या बायां हाथ का होगा। तो इसका रूल ही ऐसा है, और इसमें चलते अप एंड डाउन चलते रहते हैं। लेकिन वन पॉइंट प्रोग्राम जो सक्सेस का जो होता है, मेरी राय में यह है कि आपको डॉलर कमाने की व्यवस्था कंटिन्यूटी उसकी बनाई कैसे रह जाए, इस पे सरकारों को नीति निर्माण में इसको सोसाइटी को ध्यान देना चाहिए, इंडस्ट्रीज को ध्यान देना चाहिए। वो तभी आप उसमें विनर रह पाएंगे। बाकी तो कंजम्पशन इकोनॉमी है, आप खाओगे और अपने निकालते जाओ और बैंकों को डुबोते जाओ, वो व्यवस्था हमारे सेट हो चुकी है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। जो बचने का रास्ता एक ही है। जी विजय साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आप एक सीए भी हैं। इकोनॉमी का ये जो दौर है, कोठारी साहब ने कहा कि 91 में अगर नहीं होता तो 5 साल बाद होता, लेकिन इस समय की आवश्यकता थी और समय की जरूरत के अनुसार हमने भी अपने आप को उसमें शामिल किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि शामिल करने के बाद भी दुनिया ने जिस तरह से इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाया वो हम नहीं उठा पाए। उसकी वजह यह है कि अगर एक्सपोर्ट देखिए, आप इंपोर्ट कितना भी करते रहें, बाकी कंजम्पशन कर रहे हैं, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने प्रोडक्शन को, आपके प्रोडक्टिविटी है उसको आप कितना दे रहे हैं, आगे कितना लेके जा रहे हैं। आज हमारे पास में स्किल है, जैसे आईटी है, आईटी में लोग काम भी कर रहे हैं दूसरे चीजों को लेकर के। हमारा जो हुनर जिसे कह सकते हैं, हमारा चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स हो, हम आज भी वो प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद हम नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर पिछड़ने की एक वजह रही हमारी, तो हम उस अवसर को उस तरह से नहीं बना पाए जो ये प्लेटफॉर्म हमें मिला। मैं आपको बताऊं साहब, बेसिकली क्या है, ये जो इकोनॉमी 1991 के अंदर जो खुली गई है, वो उस समय बहुत जरूरी था। अपने पास जो फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व थे वो सिर्फ 15 दिन के रिजर्व रह गए थे, और $400 मिलियन US डॉलर अपने पास रहे थे। और उस समय ये स्थिति थी कि हमारे को $400 मिलियन लेने के लिए हमारा 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। ऐसी परिस्थिति में जो भी उस समय जो उपाय था, चाहे पीवी नरसिम्हा राव जी हैं और मनमोहन सिंह जी हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया रोल अदा किया और इकोनॉमी को खोला। इकोनॉमी 5 साल बाद में भी खोल सकती थी, 10 साल पहले भी खुल सकती थी, इश्यू वो नहीं है। बट आज आप देखो डिफरेंस कितना है। 1981 के अंदर जो चाइना की इकोनॉमी खुली, आज उसकी पोजीशन क्या है, आज उनकी जीडीपी क्या है, आज उनकी कितने ट्रिलियन हमारे से 7 गुना ज्यादा है। तो कई चीजें ऐसी होती है कि जो हमको दिख नहीं रही है। 5 साल बाद में खोलते तो आज जो पोजीशन है उससे हम बहुत गलत पोजीशन में और ज्यादा होते। 91 में खुल गई, 10 साल के अंतर में आप देख रहे हो कि 10 साल का अंतर कितना डिफरेंस लेके आया। तो मेरा कहने का अर्थ इकोनॉमी जो खोली बहुत बढ़िया किया। और उस समय मैं आपको बताऊं, ऑपोजिशन चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, कम्युनिस्ट हो, जो सबने इसका विरोध किया था। इवन कांग्रेस पार्टी में सिर्फ 2 आदमी थे, नाथुराम मिर्जा और मणिशंकर अय्यर, जिन्होंने इसका सपोर्ट किया था। बाकी किसी भी कांग्रेस के अंदर मेरे हिसाब से पीसीसी की जो मीटिंगें हुई थी उस जमाने में अगस्त तक, जुलाई से अगस्त तक कंटिन्यूसली मीटिंग हुई थी। इतना अनरेस्ट हो गया था कि ये इकोनॉमी क्यों खोली गई है, आज हमको गुलाम कर देंगे, हम बड़ी मुश्किल से आजाद हुए हैं, ये था। बट कभी भी कोई चेंजेस आता है उसका विरोध होता है। मैं ये नहीं कह रहा चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चालू हुए वो कंटिन्यूस रहे चाहे कोई भी सरकार हो। उसके बाद में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उसके बाद में कांग्रेस आई, फिर मोदी जी आए। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये होना जरूरी है। आज हमारी सिचुएशन, हम बताओ किस पोजीशन में थे, आज हमको किस नाम से जाना जाता था। हम एक्चुअली फेमस कहे चाहे इनफेमस कहे, उस जमाने में हमारे को ये था कि हम एक तरीके से हर जगह से कुछ पैसा हमको मिल जाए, हम सिर्फ यही करते थे। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे बढ़ाए यही हमारे दिमाग में रहती थी। आज की तारीख में वो चीजें हमारे पास नहीं। आज हमारे पास $6,12,730 मिलियन का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। उस जमाने में सिर्फ $400 मिलियन, $600 मिलियन हमारे पास था। तो आप देखो कितना ग्रोथ हुआ। वो अगर इकोनॉमी नहीं खुलती तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने उस समय कैरियर चालू किया था। मेरा कैरियर चालू होने के बाद में मेरे 4 साल ही हुए थे, और मनमोहन सिंह जी की स्कीम लेके आए थे कि फॉरेन से आप पैसा लेके आइए। डॉलर के अंदर उन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम निकाली थी, जैसे बीडीएस होती है उस तरह की स्कीम निकाली थी। और हमारे लिए इतना पैसा बाहर से हम लोगों को मतलब इतनी खुली छूट दी थी, और वो जरूरी था। आज में लोग उस समय कह रहे थे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। बट रियली आपका विजन अगर लंबा होता है, मनमोहन सिंह जी का विजन उस समय लंबा था, उन्होंने किया। बट आगे की आने वाली सरकार होगी, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे विपक्ष की हो, चाहे बीजेपी की हो, सबने मिलकर के अच्छा काम किया है। और मैं मानता हूं कि ये प्रोसेस आगे कंटिन्यूस चलना चाहिए। और मैं आपको एक बात कहूं कि उसके बाद में 2014 के बाद में जो अमेंडमेंट, जो हमारी ये जो रिफॉर्म्स लेके आए हैं, ये छोटे रिफॉर्म्स नहीं है सब। जीएसटी का रिफॉर्म्स आया, आपका आईबीसी का रिफॉर्म्स आया,
बैंक की आपका बेनामी एक्ट का रिफॉर्म्स आया, लेबर रिफॉर्म्स की बात ही होती रही आज तक, कभी लेबर रिफॉर्म्स आया ही नहीं था। मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर, आज फार्मर्स के लिए जो ये कानून लेके आए हैं, ये भी मोदी जी लेके आए। मेडिकल एजुकेशन, अभी आपको मालूम है इतना कुछ करने के बाद भी आज जो पेंडेमिक के अंदर जो काम देख रहे हैं अपन, पेंडेमिक में जो सिचुएशन देख रहे हैं, ये आज मेडिकल और एजुकेशन, मेडिकल जो ग्रोथ हुई है वो कितने एम्स के, एक एम्स के बाद में हमने इतने एम्स 14 एम्स करने के बावजूद भी हमारे पास फैसिलिटीज कम पड़ गई। तो ये पेंडेमिक ने हमको सिखाया कि हमको कहाँ जाना चाहिए। एजुकेशन है, मेडिकल है, आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, ब्रिज, टनल्स, ये सारी चीजें बढ़नी चाहिए और अच्छी तरीके से होनी चाहिए। डेवलपमेंट का जो प्रोसेस 1991 में चालू हुआ था वो कंटिन्यूस चलना चाहिए। और मैं इसका इसके लिए जो भी हमको करना पड़े, इस बार हमारे को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ देनी चाहिए, कुछ देना चाहिए। हमारा जो बैलेंस है। विजय साहब वापस आ रहा हूँ, विजय साहब वापस आ रहा हूँ आपके पास, वापस आ रहा हूँ। कार्यक्रम को आप समझ सकते हैं कि आज अगर आप देख रहे हैं कि किसी के यहाँ मोबाइल बज रहा है, सर उसको बंद कर लीजिए। मोबाइल बज रहा है किसी के यहाँ पे। आप उदारीकरण को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई विदेशी कंपनी यहाँ इंडस्ट्री लेके आ रही है, सड़कें बना रही है, एयरपोर्ट बना रही है, आपके पास में हवाई सेवाओं का जो विस्तार हुआ है, एक बड़ा कारण कह सकते हैं उसमें कि ये वैश्वीकरण का जो दौर चला उसी के पीछे। पहले कि एयर इंडिया हमारे पास में थी, ऑल इंडिया रेडियो हमारे पास में था, दूरदर्शन एक चैनल था, आज 800 चैनल है आपके पास में। आज कितनी एयरलाइंस है आपके पास में। आप कोई सोच नहीं सकता था कि अगर कोई हवाई जहाज में जा रहा है तो मतलब पैसे वाला ही होगा। ये जो दौर चला उसके बाद में धीरे धीरे बैंक देखिए आप, बैंक्स कितने थे, बैंक्स को लेकर के पॉलिसी बनाई गई, लेकिन उस वक्त भी आरबीआई के अधीन ही सब चीजों को रखा। चाहे बैंकिंग सेक्टर में जो भी लोग आने चाहिए, पहले 3 लोग आए, आईसीआईसीआई आया और 2 लोग और आए। उसके बाद में धीरे धीरे धीरे, हालांकि 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी 91 जो एक बहुत ही ये कह सकते हैं कि ऐसा एक दौर था, जैसे कोठारी साहब ने कहा कि ये एक अवसर था और समय की मांग थी। अगर नहीं करते तो 5 साल बाद करना पड़े, आपके पास में कुछ चारा था नहीं, लेकिन इस अवसर को भुना कैसे सकते हैं। चलिए आरसी चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। उदारीकरण के दौर में हम प्रवेश तो कर गए, जैसे कोठारी साहब ने कहा कि इसको हम भुना नहीं पाए उस तरह से। ठीक है, आपके यहाँ इन्वेस्टर्स आ गए, इन्वेस्टमेंट करने भी आ गए क्योंकि उनको लाभ कमाना था। और कोई भी इन्वेस्टर जो है वहां पे चैरिटी के लिए नहीं जाता, वो पैसे भी कमाने जाता है, यार कमाएगा भी, क्यों नहीं कमाएगा। लेकिन हम अगर अपनी प्रोडक्शन वैल्यू को उस तरह से बढ़ा पाते हैं, हम एक्सपोर्ट पे अगर फोकस करते हैं, एक्सपोर्ट, चलिए मनमोहन सिंह उस वक्त थे, उसके बाद में वापस यूपीए गवर्नमेंट आई, लेकिन एक्सपोर्ट को हम नहीं बढ़ा पाए, जो हमारा एक ड्रॉबैक रहा। हमें लगता है कि हालांकि बहुत बड़ी बात कही है विजय साहब ने कि मिलकर के इसको उस दिशा में ले जाना चाहिए। चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को भी एक वरदान के रूप में देखा, लोगों को स्किल किया, उनको कैसे हाथ में औजार दे सकते हैं वो काम सिखाया। हम लोग एक जनसंख्या से चिंतित तो होना भी चाहिए, लेकिन हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए। ये एक बड़ी वजह है कि हम प्रोडक्शन बढ़ा करके और हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, जो आज भी हमारा ड्रॉबैक है। अगर ये कर पाते तो आज हमारे पास में पूंजी और ज्यादा हो सकती थी, तो उस दिशा में हम पिछड़ गए। उदारीकरण का लाभ तो मिला, लेकिन जो लाभ आपको उस प्लेटफॉर्म का मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो इस दिशा में क्या कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम मोदी जी को आज कहते हैं कि 7 साल से नरेंद्र मोदी हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो मनमोहन सिंह जी को 1 टन और मिला था 2 बार के कार्यकाल को लेकर के, जब प्रधानमंत्री रहे, वो फ्रेंड थे, कुछ कर सकते थे उस समय। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आपने, कोठारी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लोगों ने बात कही, और ये मुद्दा है, देश का मुद्दा है। 1991 का जो वर्ष है वो लिबरलाइजेशन के लिए, एलपीजी रिफॉर्म्स के लिए सदैव दुनिया में जाना जाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये सोचता हूँ कि इससे पूर्ववर्ती सरकारों के अंदर भी, चाहे 1966 में या 1980 के अंदर भी हल्का सा प्रयास किया गया, लेकिन इतना मार्केट नहीं खुल पाया था। 1980 के दशक में टेलीकम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज का जो राजीव गांधी जी ने जिस प्रकार से प्रयास किया, और राजीव गांधी जी ने जो दूरसंचार क्रांति के जनक के तौर पर जो जाने जाते हैं, उस समय जो जीडीपी की ग्रोथ रहती थी वो 2.9% के करीब रहती थी, और 1980 के दशक में एवरेज जो जीडीपी है वो 5.6 तक इस दूरसंचार क्रांति और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के आधार पर उन्होंने इस जीडीपी की ग्रोथ को दिया। कोठारी साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि दुनिया के अंदर जब आज मार्केट कंप्लीटली ओपन हो चुका है, हम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के अंडर में जब पूरी दुनिया काम कर रही है, उस स्थिति के अंदर देश 2 जगह पे कैटेगरीज पे आगे खड़े हो जाते हैं।
एक कंज्यूमर के तौर पे आके खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे सप्लायर के तौर पे खड़े हो जाते हैं। आज हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो उसकी शक्ति है। आज श्रम एक हिंदुस्तान की युवा शक्ति है, वो एक दुनिया के अंदर इस राष्ट्र की शक्ति है। उस शक्ति का कैसे यूटिलाइजेशन हो सके, कैसे वो इस देश के निर्माण के अंदर अपना योगदान दे सके। जिस प्रकार से चाइना ने अपने यूथ को मर्ज किया, जिस प्रकार से चाइना ने अपने जो पॉपुलेशन है उसको किस प्रकार से एम्प्लॉयड करके जो अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ किया, निश्चित रूप से विजयवर्गीय जी ने सही कहा था कि चाइना की इकोनॉमी की ग्रोथ में और हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ में इतना डिफरेंस क्यों हो जाता है। आज हम कल्पना करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं और उधर है वो 17 ट्रिलियन इकोनॉमी और यूएसए की 20 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उससे काफी हम पिछड़ जाते हैं। तो हम सब किस प्रकार से आगे बढ़े, जब तक हम प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे, जब तक स्टेट प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा, लगता है कि ग्लोबलाइजेशन का हमारे पे इम्पैक्ट जितना होना चाहिए था उस दुनिया की हिस्से में हम एक कंज्यूमर के तौर पे बन के रह जाएंगे। ये कैसे हो, टेक्नोलॉजी के तौर पे हो। हिंदुस्तान एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी जो बैकबोन है कृषि का रहा है। जब यूपीए की सरकार गई थी तो कृषि का जो निर्यात के अंदर जो कृषि की हिस्सेदारी थी वो लगातार घटती गई। एग्रीकल्चर पे हम बहुत ज्यादा अगर चीजें फोकस करें तो निश्चित रूप से दुनिया के अंदर हमारी इकोनॉमी में हिस्सा बढ़ सकता है। दूसरा, सर्विस सेक्टर की कोठारी साहब ने बात की, उसके साथ साथ मैं सोचता हूं कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उनके साथ में हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी, ये आपके इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के तौर पे दुनिया के सामने लेके जाए। इजराइल छोटा सा देश है लेकिन टेक्नोलॉजी दुनिया को बेचता है, तो टेक्नोलॉजी उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, आगे बढ़ते रहे, इसे कोई खारिज नहीं कर रहा। हमने समय समय पे कोशिशें भी की हैं, लेकिन बस सबसे बड़ी बात क्योंकि जब ये प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं तो हमें खुल करके बात करनी चाहिए और हम कहाँ पिछड़ गए ये चर्चा भी करनी चाहिए। चलिए, उस दौर में और आज के दौर में अंतर क्या है ये मैं लूंगा एक बार, लेकिन राजेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए। राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि उदारीकरण के साथ आर्थिक दुनिया पे तो असर पड़ता ही है, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी पे भी कोई असर आता है इसका? उदारीकरण के 91 में जब हम आए इसमें, उसके बाद से कोई असर आया? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बहुत एक इस तरह का सवाल उठाया जो लिबरलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, उदारीकरण की, और जो पूर्व वक्ता अभी तक और लोग बोलते हैं, मैंने अभी 2-5 मिनट से जितना सुना है उसमें आर्थिक पक्ष महत्वपूर्ण था, लेकिन आपने जो डायमेंशन दिया है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में दिया है। तो मैं 2 चीजें रिपीट होंगी। संभवतः पहले वाले वक्ता ने उन्होंने कहा है कि LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीजें अंतर संबंधित हैं, इंटरकनेक्टेड है। तो वो उनको कभी भी हम सेपरेशन ठीक वैसे ही नहीं दे सकते जैसे आज हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका जो पार्लियामेंट्री स्वरूप है, संसदनात्मक शासन व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों की तीनों कहने के लिए अलग अलग हैं, लेकिन वो तीनों जिस तरीके से गुथी हुई हैं वो 3 ऐसी रिंग हैं जो हमारी कांच की चूड़ी अगर हम कह सकते हैं कि बनते टाइम ढलते टाइम वो चूड़ियां अगर एक दूसरे में फिट हो गई हैं, अगर उनको अलग करेंगे तो टूट जाएंगी, लेकिन अलग नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही इन प्रभावों को जब हम देखते हैं, जो उदारीकरण के प्रभाव की हम बात कर रहे हैं, तो उसके साथ में वो निजीकरण और वैश्वीकरण अपने आप अंतर संबंधित हैं। उनके प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में चाहे हमारी विदेश नीति हो, चाहे हमारी अर्थनीति हो या हमारी घरेलू नीति हो, उन सबको वो प्रभावित किया है, कर रही है और हमेशा करती रहेगी। ये समय की आवश्यकता है। उसके लिए मैं कोई राजनीतिक से नहीं हूं, लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप कोई भी एक दल दूसरे दल पर तीसरा और चीजें करें, लेकिन वास्तविकता ये है कि उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। वो ये समय की बिल्कुल जरूरत है। कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी विचारधारा की सरकार हो, उस पर हमें कदम आगे बढ़ाने होंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि उस सब चीजों में हम पिछड़ रहे हैं, यानी निर्यात में हम पिछड़ रहे हैं, एक्सपोर्ट में हम पिछड़ रहे हैं, ये सब कुछ हमारा निर्भर करता है उसी प्रकार से जो हमारी नीतियां देश के अंदर बनती हैं। उन नीतियों में कई बार हम बहुत सफल होते हैं, कई बार हम बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। आप चाहे किसी स्टेट को ले लें, चाहे आप कंट्री को ले लें, प्रवासियों के सम्मेलन हम करते हैं, आयात के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है, अखबारों में आती हैं हेडलाइंस, लेकिन जब हम रिजल्ट आता है कहीं भी आप देखेंगे उसके कितना साफ आता है। ठीक उसी प्रकार से विदेश नीति को अगर हम देखें तो विदेश नीति में जो नीति है वो भी इसी प्रकार से इन संबंधों से, यानी विदेश नीति का आधार भी कहीं ना कहीं जो अर्थ है, यानी आर्थिक जो ढांचा है,
उसके बिना खाली हवा में हम विदेश नीति को नहीं चला सकते, जो कौटिल्य या चाणक्य की वजह से हम कहते हैं कि उसके लिए अर्थ उसका आधार है। राजनीति के लिए भी जो भूखे भजन होय न गोपाला, ये लो आपकी कंठी माला, ठीक उसी प्रकार से विदेश नीति का निर्धारण कहीं ना कहीं उन आर्थिक संबंधों पर, अर्थव्यवस्था पर, उसके पास में, चाहे आप चाइना को ले लें, चाहे हमारे साउथ एशिया को ले लें, या अब दूसरी जो हमारे डेवलप कंट्री हैं उनके साथ माध्यम को ले लें। विदेश नीति में निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम जवाब दे सकते थे, और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, चाहे डोकलाम को ले लें, चाहे घाटी को ले लें, और जो भी विवाद हुए, चाहे चाइना के साथ ले लें, चाहे हम पाकिस्तान के साथ ले लें, बहुत सारी चीजें कहने के लिए आसान है। मैं वापस आऊंगा जी आपके पास में, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। उदारीकरण के दौर की सबसे बड़ी खास बात यही थी कि आपको आपके पारंपरिक जो मित्र हैं उनके अलावा दूसरे लोगों से भी संबंध बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे विश्व राजनीति में एक बात बहुत पहले से तय थी कि आपको इस गुट में शामिल होना उसमें, लेकिन हम निर्गुट रहे। और उसके बाद एक दौर ऐसा चला कि क्योंकि सोवियत रूस का विघटन हो चुका था, और उसी के साथ आप पे वो एक दौर ऐसा था कि उधर तो उनका विघटन होना था, अमेरिका पावरफुल हो रहा था, चाइना अपना दायरा बढ़ा रहा था, बहुत सारी परिस्थितियां, विकसित राष्ट्र जो थे वो अपने अंदाज से चल रहे थे। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान, वो आर्टिकल में पढ़ रहा था तब 24 जुलाई 1991 जब मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया तो उसके बाद दुनिया में खुशी थी। वाशिंगटन पोस्ट हो, चाहे दुनिया की दूसरे चाहे बड़े अखबार हो, सबकी सुर्खियां बनी हुई थी कि भारत उदारीकरण की और भारत के विकास के राह खुली। मैं कोठारी साहब के पास में एक बार और आना चाहूंगा। मैं सर, ये बात सही है कि 30 साल में हमें एक्सपोर्ट पॉलिसी जिस तरह से बनानी चाहिए थी, या प्रोडक्शन बढ़ा करके जिन चीजों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए था, उसमें हम एक कमजोर कड़ी रहे हैं, उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान दिया होगा तो, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया। क्या इस दौर में यह भी तय था कि उदारीकरण के साथ में आपके फ्रेंड्स भी अलग होंगे, और उसके अलावा जो एक विश्वसनीयता या कहें कि एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है वो बहुत लंबे समय की नहीं रहेगी? क्योंकि अगर हम पारंपरिक दोस्त के रूप में देखें तो रसिया हमारा सबसे प्रिय मित्र हुआ करता था। विघटन के बाद में स्थितियां बदल गई, तो उसका कुछ असर पड़ा इस पूरे इस पे, क्योंकि रूस टूट चुका था। कोठारी साहब, सर म्यूट है, अनम्यूट करिए सर, आपके यहाँ म्यूट है सर, कोठारी साहब के यहाँ से म्यूट है, सिस्टम म्यूट है। म्यूट किया हुआ है आपके यहाँ से, उसे अनम्यूट करना होगा। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। मैं एक चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकता हूं। ब्रेक के बाद में कोठारी साहब को थोड़ी जल्दी है, लेकिन एक मैं सवाल लूंगा, ब्रेक के बाद में उनके विचार सुनेंगे कि क्या सोवियत रूस के टूटने के बाद और जिस तरह उदारीकरण भारत में आया तो उसका असर क्या पड़ रहा था? क्या विश्व बिरादरी में हमारी जो संबंध थे उस पर कुछ असर आ रहा था, या फिर हमें कोई राह अलग चुननी के लिए पहले से तैयारी थी? क्या था कुछ, वो छोटे से ब्रेक के बाद में जानना चाहेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से।
तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम उदारीकरण के 30 साल, क्या असर पड़ा, कितना लंबा सफर तय किया। उदारीकरण दुनिया में तो पहले आया, लेकिन भारत के 30 साल। 24 जुलाई 1991 में जब बजट पेश हो रहा था, जैसे मैंने पहले ब्रेक से पहले जिक्र किया, तो दुनिया में खुशी थी कि भारत भी उदारीकरण के प्लेटफॉर्म पे आ गया है। वही एक ऐसा दौर था कि संबंध किसके साथ रहेंगे, क्योंकि रसिया का विघटन हो चुका था। कोठारी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा ये उदारीकरण के दौर में, क्योंकि आपके पारंपरिक जो मित्र हैं जिन पे आप डिपेंड थे, वो आप पे डिपेंड थे। एक ऐसा खुला प्लेटफॉर्म था कि फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, जैसे मैंने जिक्र किया था राजेश जी से, मैं उसी संदर्भ में थोड़ा सा आसपास, क्योंकि उदारीकरण का ये तो तय था कि अर्थ जगत पे इसका असर पड़ना है। क्या हम ये भी मान सकते हैं कि दुनिया में एक नए तरह का एक सिनेरियो बनना था कि आपके फ्रेंड्स भी नए होंगे और ये सब ओपन मार्केट होगा कि आप किसके साथ रहेंगे, जिससे आपका लाभ है और उसका लाभ आप में है, वही अब फ्रेंड होंगे। एक नया कल्चर डेवलप होने की पहले से ही ये स्थितियां बनी सर उसके बाद? बिल्कुल बनी है। और ये केवल, ये तो क्या है, आपस में देशों की लड़ाई है जी। आप ये आर्थिक उदारीकरण, फ्री इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ता है। जैसे हम डेवलप होना चाहते हैं, हम विकास करना चाहते हैं, तो कुछ कंट्री, कुछ नीतियां ऐसी भी है जो हमको पीछे धकेलना चाहती है। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम चुनौती की बात नहीं करते, चुनौती को स्वीकार नहीं करते कि हमारे सामने चुनौती क्या है, एक ऐसी इनविजिबल पावर क्या है जो हमको पीछे धकेलना चाहती है। वो हम कोई सुनना नहीं चाहते, सरकार से लेके आम आदमी तक की, एक नहीं जो है जो हम बेस्ट हैं। ये गलत फहमी है हमारी। दुनिया में हमसे बेस्ट कितने हैं और कौन बेटर है, उसको हम न जानना चाहते, न समझना चाहते, इसीलिए हम इसको लेकिन कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा जब भी ये नेचर से, जब आप मनी इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है या मानसून से मनी इकोनॉमी, तो आप जो नाते रिश्ते की बात कर रहे हो वो दुनिया में नहीं बदलते। पिछले 2 साल में, कोरोना काल में और आज में आप परिवर्तन देख लें, हर आदमी के रिश्तों में परिवर्तन आया है। जो नेचर की रिलेशनशिप है इसमें शॉर्टन होती है, टेम्परेरी रिलेशनशिप बढ़ती है, मनी के साथ में रिलेशनशिप बढ़ती है। तो पूरा ये आप एक इसको कह दीजिए कि एक नई सोसाइटी की संरचना हमारे इसमें देश में भी हो रही है और दुनिया में भी हो रही है। और ये पूरा जो इसको कहते हैं फ्यूचर शॉक एरा का एक नाम है, जिस दौर से 1960 से 1980 के दौर में अमेरिका निकला, मेरे ख्याल में भारत अगले 20-25 साल तक इस एरा में से हमको निकलना होगा। और उसमें मल्टी डायरेक्शनल चुनौतियां हैं। एवरीथिंग, एवरी सब्जेक्ट इज बिकमिंग साइंस। आप एजुकेशन सिस्टम हमारा ऑब्सोलीट है, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑब्सोलीट है, हमारे सरकारी संस्थान ऑब्सोलीट है। हम उसी की कोई बात ही नहीं करना चाहता, कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करता, कोई इफिशिएंसी की बात नहीं करता, कोई गवर्नेंस की बात नहीं करता। तो वो तो अल्टीमेटली फिर कयोस होगा और उस सबको अपने को झेलना पड़ेगा। ये बाहर वाले तो आज आए हैं, अपने दुकान समझ के साल भर में चले जाएंगे, हम क्या कर लेंगे, उनको कैसे रोक लेंगे? क्या दुनिया वो ऐसे ही करते रहेंगे? लेकिन हमारे सामने 125 करोड़ लोगों को, सबको क्या हम मनरेगा में रोजगार दे देंगे? जितनी आप 2 करोड़ की, 3 करोड़ की जो खोज आ रही है हर साल, जो युवा लोग हैं उनको रोजगार कहां से देंगे? तो वो चुनौती सबसे बड़ी जो इनहेरेंट चुनौती है, चाहे कितना ही लिबरलाइजेशन के लिए कुछ कर ले, उसमें कोई डायरेक्शन सरकार का भी नहीं है, न कोई बाजार इकोनॉमी का है, न इंडस्ट्रियलिस्ट का है, किसी का भी नहीं है। और एक टेबल पे कोई बैठना नहीं चाहता। हर आदमी कहता मैं सबसे ज्यादा समझदार हूँ, मेरी जो है जो वो है। तो ये ऐसा ही चलता है लिबरलिज्म। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये फ्री इकोनॉमी का कंसेप्ट ऊपर खावट चलता है, लेकिन कोई आपकी दिशा बननी चाहिए, मैसेजिंग जरूर तय होना चाहिए कि हमको
$300 बिलियन को अगले 3 साल में $600 बिलियन की इकोनॉमी करनी है। हमको बाहर से पैसा कमा के लेके आना। जब आप घर में जाते हो, आप कहीं से कमा के लेके आते हो, जब भी आपकी पूंछ होती है। वो सेम ये कंट्री लेवल पे है कि जब तक आप जुर्माना नहीं जानोगे, जब तक आप पिछड़ते रहोगे, है उसको खा लो जितने दिन, और नहीं तो फिर उधार का जो लेवल है, जो डेप्ट इकोनॉमी उसका एक्सपांशन होता जाएंगे, उसके अपने कौन से वो हमको भोगने पड़ते। जी कोठारी साहब, आपको जल्दी है, लेकिन मेरा एक सवाल और है। उदारीकरण के बाद में धीरे धीरे हर सेक्टर में क्योंकि ये एक अलग तरह की चुनौतियां सामने आई। नरसिम्हा राव के बाद में एक मिलीजुली सरकार रही, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो एक अलग सोच थी लोगों की, सड़कों का जाल बिछाया। उसके बाद में मनमोहन सिंह वापस लौट करके आए। अब जो दौर है 7 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसको एक अलग तरीके के दौर में देख रहे हैं लोग कि ये अपने तरह के, क्योंकि 1984 के बाद में पहली बार देश को क्लियर मेजोरिटी मिली है, तो हम उस इकोनॉमी में कुछ अंतर देख पा रहे हैं कि हाँ, ये अब कुछ बूस्टर डोज मिल सकती है इकोनॉमी को कि नरेंद्र मोदी के आने में। वो इसलिए नहीं मिल सकती कि हमारी इकोनॉमी, जो फाइनेंस इकोनॉमी या जो इकोनॉमी है, वो पॉलिटिक्स से डीलिंग हो रही है बहुत तेज स्पीड पे। उसमें पॉलिटिकल समीकरणों का जो महत्व है वो बहुत कम हो रहा है, और केवल जो मनी का मायाजाल है, जो सरप्लस इकोनॉमी है या डेप्ट इकोनॉमी है, उस पर रन करने लग गई है। और दुनिया में ये जिन जिन कंट्रीज ने ऐसा किया है, वहां पे ऐसा देखा गया है। तो ये पॉलिटिक्स वर्सेज इकोनॉमिक्स की लड़ाई है। ये मान के चलिए कि इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स को कटघरे में खड़ा कर रही है, उसको इनस्टेबल जोन में शिफ्ट कर रही है। समझने की बात यह है, तो क्योंकि फ्री इकोनॉमी है, आप कुछ नहीं कर सकते, हर चीज का रेगुलेटर है, सरकार के पास में कुछ नहीं है। कोई प्रॉब्लम सब चरम सीमा पे आ जाएगी तो सरकार इंटरवीन करेगी। जब तक आप 25% आपकी इंडस्ट्री बर्बाद नहीं हो जाती, बंद नहीं हो जाती, जब तक आप किसी भी एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, होने के बाद रोने पीटने में क्या मतलब है। तो इसलिए इसमें सरकार का रोल सीमित हो जाता है, और केवल सरकार डायरेक्शन तय कर सकती है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म का विजन, जो मैंने बताया आपको कि हमको दुनिया के बाजार से कमाना है। इतनी बड़ी हमारी फौज है, इतने जानकार हैं, इतना ह्यूमन रिसोर्स है, दुनिया की टॉप कंपनियां अमेरिका की, चाहे आप बिल गेट्स की ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, सब इंडियन संभालते चलाते हैं, लेकिन यहाँ आके सब फेल हो जाते हैं। तो हमारा कहीं कहीं जो रेगुलेटरी सिस्टम है, जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो प्रोटेक्शन है, जो उनको सुविधाएं हैं, वो हम नहीं दे पा रहे हैं जिससे वो आगे बढ़े। आपने जैसे चौधरी साहब ने बताया, हम टेरी में, ये सब आउटडेटेड हो गया आज के जमाने में। अब तो दिमाग से कैसे आप मार करो, ये कुल मिला के खेल है। तो यहाँ से बैठे बैठे आप दिमाग से कमाना सीखो, और उस कंट्री को का जो मनी है या वहां की आर्थिक पावर है, उसको अपने यहाँ कैप्चर करके लाओ, तभी आप इसको, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम फीड कर पाएंगे। जो कंजम्पशन इकोनॉमी इसको कहते हैं, जो डेवलपमेंट की इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी कह लीजिए आप, कि पहले जो नेचर की इकोनॉमी, उसमें मैन अगेंस्ट नेचर, आदमी नेचर के खिलाफ काम करके पेट भरता था। ये जो इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी कहते हैं, इसका रूल है मैन अगेंस्ट मैन, आदमी आदमी का दुश्मन हो जाता है, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को धक्का लगा दिया। सबसे बड़ी चुनौती जो इंटरनल ये जो प्रॉब्लम है, ये आने वाले समय में बहुत अधिक तेज स्पीड से गहराएगी। इसका सामना करना ये एक्सटर्नल चुनौतियों से भी ज्यादा भारी होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, चारों तरफ आप सोसाइटी का, बिजनेस का, पॉलिटिक्स का, एवरीवेयर वी विल फील कॉम्प्लेक्सिटी है, और एवरीथिंग इज बिकमिंग साइंस। इसलिए वो चुनौती में कैसे काम किया जाए, कैसे हमारे नए संस्थान बने, कैसे फ्यूचरिस्टिक चीजों को हम अडॉप्ट करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल सर, ये कोरोना के साथ भी हम इसे कोलैबोरेट कर सकते हैं कि अब एक टाइम अलग है, दुनिया के सामने अलग तरह की एक चुनौतियां पैदा हो गई, कि रोजगार का संकट हो, आपके पास में जो प्रोडक्टिविटी है, अलग तरह की डिमांड, और ये तमाम जो चीजें, एक बार वापस से सोचना पड़ेगा इस दिशा में, या कुछ समय के लिए करना पड़ेगा। हमारे यहाँ समस्या ज्यादा इसलिए कि हमारी पॉपुलेशन की साइज बहुत बड़ी है। दूसरे कंट्री में हमारे में फर्क है, 10 करोड़ की पॉपुलेशन हो, थाईलैंड संभल गया 2-3 साल में, हमारे 135 करोड़ की पॉपुलेशन हम 10 साल तक नहीं संभल पाएंगे उसका। ये एक सबसे बड़ा जो है। और एजुकेशन लेवल हमारा जो लोगों का है, वो एक दिन में रातों रात नहीं डेवलप हो जाता। फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम ऑब्सोलीट है, जो आप पढ़ाते हो आपके फ्यूचर में कहीं काम ही नहीं आता। कई चुनौतियां उसमें आप साथ में लगी हुई है। जी शुक्रिया कोठारी साहब। तो चलिए कोठारी साहब जल्दी में हैं और वो हमारे साथ में जुड़े हैं, उनके निश्चित रूप से एक जाने माने अर्थशास्त्री और कोठारी साहब आर्थिक समीक्षक हैं, जो
बहुत ही बेहतर तरीके से हमें बात बताई। चलिए आरपी विजय साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, इकोनॉमी का दौर था, विरोध उस समय काफी हुआ, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, चलिए जो भी था, लेकिन समय की आवश्यकता थी। आज दौर एक अलग है। आज हमें एक भरोसा, 7 साल का जो दौर है, मैं जिक्र इस वजह से कर रहा हूं यहाँ पे कि 7 साल का जो दौर रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अटल बिहारी वाजपेयी का अलग दौर रहा, उन्होंने अपने तरीके से काम किया, यूपीए गवर्नमेंट का अलग दौर रहा। ये सवाल इस वजह से खड़ा होता है कि 1984 राजीव गांधी के बाद क्लियर मेजोरिटी नरेंद्र मोदी को मिली है, और इस समय अगर क्लियर मेजोरिटी का मतलब यह है कि एनडीए को नहीं, बीजेपी को मिली है, और दूसरी बार में और थंपिंग मेजोरिटी मिली है। ये कोई नहीं कह सकता सब हम पे प्रेशर था, प्रेशर के रहते हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। अभी कोठारी साहब ने चलते चलते एक बड़ा सवाल उठाया, और ये सवाल वर्षों से मैं यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से सुनता आ रहा हूँ, चांसलर से सुनता आ रहा हूँ, बहुत सारे लोग बात करते हैं। दुनिया के जो बाहर से गेस्ट फैकल्टीज आते हैं, अभी वेबिनार जब हो रही थी उसमें भी एक चर्चा आई कि भारत के एजुकेशन स्ट्रक्चर को उस दिशा में बढ़ाना होगा। बहुत सारी चीजें ऐसे कोर्सेज में आज भी रखते हैं जिनका कोई फ्यूचर में यूज ही नहीं होता। बच्चे कहते हैं ये बातें, जिनका कोई यूज नहीं होता, लेकिन हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक ढर्रे को पीट रहे हैं हम कि चलता आ रहा है, कौन नया वो करेगा। तो देखिए, चुनौतियों को अगर स्वीकार करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल में होंगे। हम कुछ करेंगे तो उसमें रिस्क है, लेकिन हम कुछ करेंगे ही नहीं तो बहुत बड़ा रिस्क है। योगेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल, आपका क्वेश्चन लाजमी है। जो आपने हेल्थ एजुकेशन की बात करी, एजुकेशन पॉलिसी कौन लेके आया? इतने सालों बाद में कोई एजुकेशन पॉलिसी आई है तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लेके आई। आप मेडिकल के अंदर जो सुधार हुए हैं, इस पेंडेमिक ने हमको सुधार ये बता दिया, ये जो चुनौतियां आई है इनको हमको अवसरों में बदलना है। आज की तारीख में हम जो बार बार बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी के लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा। बेरोजगारी ओवर द नाइट खत्म नहीं होगी। आपके पास विजन होना चाहिए, वो कुछ होना चाहिए। वो चीजें आ रही है। आज की तारीख में कभी भी कोई जो चुनौतियां होती है वो आपको अपॉर्चुनिटीज देती है। आज की तारीख में जो वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर आया है, आज की तारीख में जो शहर में रह करके काम करते हैं वो हम गांव से भी कर सकते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल सरकार हो, गवर्नमेंट कोई सी भी हो, उनको ये करना चाहिए कि जो जहाँ सबसे ज्यादा आबादी है, हमारी 60% आबादी गाँव में रहती है, 60 के 70%, उनके लिए हमको वहीं पे एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। हमारा मार्केट का अगर प्रोडक्ट सस्ता होगा, क्योंकि हमारी लेबर वहां सस्ती होगी, तो डेफिनेटली हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में आ सकेंगे। आज की तारीख में हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हम कॉम्पिटिटिव नहीं है। आज की तारीख में कभी किसी जमाने में हम टेक्सटाइल के अंदर नंबर 1 हुआ करते थे एक्सपोर्ट के अंदर। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश और श्रीलंका, एक छोटे छोटे कंट्रीज हमको छोड़ रहे, हमको पीछे छोड़ रहे। उसके पीछे रीजन क्या है कि गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। साथ में जो हमारा जो कल्चर चल रहा था पहले एक्चुअली हम नंबर में कर रहे थे, क्वालिटी में नहीं कर रहे थे। मैं एक जिक्र करना चाहूंगा सर, यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगा। मैं देखिए, मैं थोड़ा सा एक अंतर देख रहा हूँ। मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था अभी उदारीकरण पे। वो एक दौर जो था उदारीकरण का, केवल दौर ही नहीं था, मनमोहन सिंह लिबरल भी थे खुद भी। आज आप बात नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह को डिसीजन कर सकते थे, डिसीजन करने के बाद में नरसिम्हा राव को अवगत करा सकते थे। आज निर्मला सीतारमण वो डिसीजन नहीं कर सकती जब तक नरेंद्र मोदी नहीं कहेंगे। ये लिबरलाइजेशन नहीं है, क्योंकि मैं ये इस वजह से कोट कर रहा हूं, 20 लाख करोड़ का एक बूस्टर डोज के रूप में हम देख रहे थे 2020 में, मार्च 26 में, फिर 13 मई, 14 मई, 15 मई, 16 मई, 17, 5 दिन तक जो कि उसमें 20 लाख करोड़, हमने 8 लाख करोड़ की वो लिक्विडिटी जो थी आरबीआई ने ऑफर की थी, हमने उसको भी जोड़ दिया। ये कहीं ना कहीं एक जो लेकुना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चीजों को समझते भी हैं। मैं इस वजह से इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि आपने कोई ना कोई क्रांति लेकर के आने के लिए आप फार्मिंग बिल लेकर के आए, किसान उसका विरोध कर रहे हैं, चर्चा आपने भी की है। मैं ये कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको ध्यान होगा, उस वक्त जैसे ही 24 जुलाई 1991 को बजट पेश किया था, उसी वक्त बॉम्बे क्लब, जो रईसों का क्लब, बड़े बड़े उद्योगपति जिसमें टाटा भी हैं, मोदी भी हैं, गोदरेज भी, सिंघानिया भी, सारे लोग जो थे, उन लोगों ने विरोध किया इसका कि ये तो बिल्कुल गलत होगा, हमें एक बार फिर गुलामी का सामना करना पड़ेगा, अंग्रेज हमारे हुकूमत करने आ जाएंगे, अभी तो देश आजाद हुआ है। मनमोहन सिंह से बात की उन्होंने, मुलाकात थी नवंबर 1991, एग्जैक्ट मुझे डेट ध्यान नहीं, लेकिन नवंबर का मुझे महीना ध्यान है जहां मैं उसको पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने चर्चा की, चर्चा करने के बाद में रास्ता वही निकला, वापस लौटे और उन लोगों को वापस से वही खुशी इजहार की कि नहीं, बिल्कुल अगर हम नहीं होंगे उदारीकरण में शामिल तो पीछे हट जाएंगे और पिछड़ जाएंगे। ये आज जो दौर है,
किसान ऐसे क्या हैं कि जो बात नहीं कर पा रहे हैं। ये उदारीकरण का ही दौर है। आप पैसे बढ़ाना चाहते हो, उनके इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जिसकी इनकम बढ़ाना चाह रहे हैं उसी से डायलॉग ठीक से नहीं हो पा रहा है। 11 दौर की वार्ता में अगर हल नहीं निकल पा रहा है सर, या कोई दूसरे सेक्टर में अगर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई वजह है कि जिसमें हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि हल नहीं निकल पा रहा है, हम परवाह नहीं कर रहे हैं उनकी। योगेंद्र जी, 2014 के बाद में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, मेरे हिसाब से उससे पहले वाले इकोनॉमिक रिफॉर्म से मल्टीपल है। और जो भी रिफॉर्म्स आए हैं, देखो हर चेंजेस को टाइम लगता है सेटल होने में। जीएसटी बड़े से बड़े कंट्रीज में, अच्छे से अच्छे कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में 7-7 साल लगे। आज हम 2 साल, हमारे 3 साल हुआ, अभी 4था साल चालू हुआ है। 4थे साल के अंदर हम कहते हैं हमारी हर चीज सेटल हो जानी चाहिए। आज अपना सबसे बड़ा जीएसटी नेटवर्क है वर्ल्ड का, उसके अंदर छोटी मोटी कंप्लाइंसेज या छोटी मोटी चीजें आती रहती है। जब बच्चा छोटा होता है और टीथिंग प्रॉब्लम्स है वो आई, अब वो धीरे धीरे सेटल हो गई। इसी तरीके से आप एग्रीकल्चर वाली बात कर रहे हो, एग्रीकल्चर के अंदर एक बात बताओ, किसी भी जितने भी विपक्षी नेता है या कोई भी है, उन्होंने कहा कि आप सॉल्यूशन बताओ। कोई सॉल्यूशन नहीं बता रहा, सिर्फ उनका साथ दे रहे हैं। और आज साथ में कौन खड़ा है? कोई भी साथ में नहीं है। उनको भड़का दिया, उनको कर दिया। आज नुकसान क्या हो रहा है बताओ? एग्रीकल्चर की बात करें अपन, तो एग्रीकल्चर में नुकसान क्या हो रहा है बताओ? आज तक कोई बता नहीं पाया। तो कहने का विरोध के लिए विरोध करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, डेवलपमेंट है, अगर उसमें कोई तकलीफ आ रही है तो उसको बैठ करके, उन्होंने कहा सुझाव मांगे, उन्होंने सुझाव कंटिन्यूस मांग रहे हैं, फिर क्यों नहीं दे रहे सुझाव? भाई हमको तो मानना ही नहीं है, क्योंकि बड़े और दुकानदारों की दुकानदारियां बंद हो रही है, दुकानें बंद हो रही है। आप ये देखो, ये पॉलिटिकल रूप ले चुका है, एक फार्मर्स का है ही नहीं साहब, ये मैं बता दूं। तो इसलिए तो कहना। दूसरी बात, इसी वजह से बात नहीं हो पा रही है। नहीं, चलिए बताया अलग अलग एक्चुअली इसमें फोर्स काम कर रही थी, बहुत बड़ी फोर्स कर रही है। आपकी तारीख में आपको मालूम है ये टूल किट वाला सिस्टम क्या है? ये टूल किट आप सब जानते हो, ये टूल किट ने सारा देश को खराब कर रखा है। और ये नहीं समझ पा रहे, हमारे नेता ये नहीं समझ पा रहे कि हम हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज इनको सबको मिलकर के देखो क्या होता है, बातें होती, विपक्ष में कोई काम होता है उसका काम विरोध करने का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी भी थी, बीजेपी हम लोग भी करते थे, बट एक कंस्ट्रक्टिव विरोध होना चाहिए। आज कोई चीज हो तो आपके सजेशंस आने चाहिए। आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करो, भाई इसमें आपको ये सुधार करना चाहिए, वो कोई नहीं देगा। आज आईबीसी, सर मैं आपको बता दूं कि आज से पहले जब कंपनी आईबीसी नहीं आया था ना, 48% केस को 10 साल लगते थे, 16% केसेज को हमारे लगते 25 साल। आज कम से कम यहाँ पे 270 दिन का काम तो कर दिया। और आने वाले टाइम में इनका जो माइंड है, आज सरकार जो चाहती है वो कहते हैं कि 1 साल के अंदर रिजोल्यूशन होना चाहिए। समय कम है, मैं थोड़ा सा 2 गेस्ट और लूंगा। आरपी विजय साहब, समय कम है, मैं 2 गेस्ट और लूंगा। मैं आरसी चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा। चौधरी साहब, बहुत सारी चीजें बदली हैं और दुनिया जो तरक्की देख रही है उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही हैं। पेगासस जैसी चीजें हैं, वो भी आप उदारीकरण में मान लीजिए कि ओपन मार्केट में चीजें कर दिए कि आप ये बनाएंगे तो कोई भी खरीदेगा, उसका मार्केट होगा। आज अगर जिस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा है, उसे निपटने के लिए हम कैसे आईटी को यूज कर सकते हैं, शायद इसी वजह से बनाया होगा, लेकिन सरकारें अपना हथियार के रूप में काम लेने लगी। बात भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, दुनिया में 50 से ज्यादा देश इसको यूज कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आज हम जो देख रहे हैं, बैंकों का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हर सरकार ने समय समय पे कुछ न कुछ इसका लाभ तो लिया है, लेकिन हम जो पिछड़ गए, जैसे अभी कोठारी साहब चले गए, हम एक्सपोर्ट की जो बात कर रहे थे, और बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि आप भरोसा नहीं कर सकते। अगर उनको पसंद नहीं आएगा तो प्लेटफॉर्म छोड़ के चले जाएंगे। आपके यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो आएंगे, ये तो चाइना में भी हो रहा है। हमारे सामने अब चुनौती एक और है कि जब हम बार बार तो कहते हैं सब सरकारें कि चाइना से निकल करके लोग हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन छोटा सा देश वियतनाम चले गए और हम देखते रह गए, इन्वेस्टर्स नहीं पहुंच पाए हमारे यहाँ पे जो आने चाहिए थे। तो क्या वक्त नहीं है कि मिलकर के, क्योंकि उदारीकरण की नीति तो कांग्रेस ही लेकर के आई थी, अगर इसमें सरकार कहीं डाइवर्ट हो रही है, कुछ कर नहीं पा रही है, तो उसमें सहयोग करना चाहिए कि हाँ हम बिल्कुल इन रास्तों पे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अभी आरपी विजय साहब ने कहा, अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो किसान के रूप में बताना चाहिए, विपक्ष को बताना चाहिए कि हाँ इस दिशा में ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। केवल एक बात यही कहना कि बिल्कुल इसको खारिजी कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, वो तो संभव नहीं हो सकता। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आपके पास समय कम है और इसका जवाब एक लंबा हो सकता है और उस सरकार की किए तमाम कामों की चर्चा कर सकता हूं, लेकिन आपने जिक्र किया कि किस प्रकार से चाइना से जो इंडस्ट्रियलिस्ट को जो भारत आना था वो भारत नहीं आके वियतनाम चले जाते हैं। इन सब चीजों के लिए कई चीजों की जरूरत होती है, बेसिक चीजें जरूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां पे सोशियो इकोनॉमिक जो हार्मोनी है वो कैसी हो, सोशियो हार्मोनी भी बहुत आपको महत्वपूर्ण होती है। तीसरा, जहां पे डिक्टेटरशिप होती है, जहां पे डेमोक्रेसी होती है, उसका फर्क होता है। अगर डेमोक्रेसी के अंदर जो भी चीजें होती है तो डेमोक्रेसी के अंदर डिसेंट होता है, डिस्कोर्स होता है, डिबेट होती है।
आज जो विजयवर्गीय जी ने कहा कि ये जो फॉरेन लॉज हैं उन पे ये जो दूसरे हैं वो भड़का रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके हित की कोई चीज है तो वो जो आपके हित करने वाले हैं वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं। दुनिया पूरी मोदी को मान रही है, दुनिया के तमाम नेता उस मोदी जी को मान रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझा पा रहे। तो इसलिए जब भी कोई समय आता है तब ये कांग्रेस पे, चाहे गांधी पे, चाहे नेहरू पे, चाहे इंदिरा पे ये हमले करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जो टॉपिक था बड़ा महत्वपूर्ण था और उस महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम एक हेल्थ की चर्चा करना चाह रहे थे। आप 5 जून की मध्य रात्रि को जब पेंडेमिक के अंदर पूरे लॉकडाउन के दौर में गुजर रहे हैं तो ऐसी क्या स्थिति होगी कि आपको 5 जून की मध्य रात्रि को लेकर आना पड़े पार्लियामेंट को, जिसको आप डेमोक्रेसी का टेंपल कहते हैं, मंदिर कहते हैं, उसको नमन करते हैं, वहां पे आप डिबेट क्यों नहीं कर सकते? इसको लेकर आने से पहले डिबेट करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट अगर 1.5 साल के लिए उसको सस्पेंड कर सकता है तो अपनी जो गवर्नमेंट है वो उसको टर्मिनेट क्यों नहीं कर सकती? उनको बुलाए, संवाद करें, लेकिन किसी के साथ में संवाद नहीं करना चाहते। नहीं, लेकिन आरसी चौधरी जी, विजय साहब, देखिए कोई भी अगर सरकार की जवाबदेही होती है, अगर इसका कोई फायदा होगा, नुकसान होगा तो मोदी सरकार को भुगतना होगा। वो ये भी तो रिस्क लेकर के चल रहे हैं। अगर उसी समय उदारीकरण का जो दौर चला, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उसका विरोध किया, सुषमा स्वराज जी आज नहीं है दुनिया में, उन लोगों ने विरोध किया, लेकिन क्या बजट को खारिज किया जाता? स्टेप्स उठाए, मनमोहन सिंह ने डायलॉग किए, वो सारी बातें सही हैं। अब जैसे कह रहे हैं कि आप बताइए, फिर रास्ता बताइए। रास्ता जब सरकार पूछे तो बताना चाहिए। हालांकि समय कम है, देखिए मैं माफी चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा। मेरा एक आखिरी सवाल 30 सेकंड के लिए राजेश जी से होगा। राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। क्या अभी भविष्य में हमें कुछ इस तरह के सावधानियों के साथ में, क्योंकि देखिए उदारीकरण में आप केवल बिल्कुल ओपन मार्केट है, खुली छूट के साथ साथ अगर आपको सावधानी भी बहुत बरतनी पड़ेगी। अगर आप उससे छूट गए, आपको चारों तरफ नजर भी गड़ा के रखनी पड़ेगी कि मेरे मतलब की चीजें क्या है। जैसे कोठारी साहब ने कहा कि दोस्तों नहीं बनेंगे ही, आपको थोड़ा स्वार्थी भी होना पड़ेगा। स्वार्थी इस मायने में कि मेरा बेनिफिट कहाँ है। हर व्यक्ति बेनिफिट ढूंढता उस प्लेटफॉर्म। हम मेले में जाते हैं तो देखते हैं कि ये चीज मेरे बेनिफिट की है, इसको मैं एंजॉय कर सकता हूँ। तो हम उस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ पा रहे हैं? योगेंद्र जी, मैं बिल्कुल आपकी पहली बात से जोड़ रहा हूँ उसको। जैसे विदेश नीति पे आपने पूछा था, उसका आधार हमारा राष्ट्रीय हित थे। ठीक, आज भी 2 चीजें जो पहले बात हो चुकी हैं वो है इस एक तरीके से अल्पमत और बहुमत की सरकार। लंबे समय के बाद अगर बहुमत की सरकार आई है, और वो बहुमत की सरकार का, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार, कोई भी हो, लेकिन बहुमत की सरकार हमारे लिए प्लस पॉइंट होती है। कोई भी सरकार किसी भी राष्ट्र के लिए हो, वो स्थायी सरकार, इस तरीके की चीजें जो बहुमत की सरकार है वो एक आधार बना सकती है। राजेश जी, सॉरी, मैं रोकना चाहूंगा सर, समय हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि समय सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। उदारीकरण का जो दौर है उसको लेकर के एक लंबी बहस हो सकती है। बहुत सारी चीजें हैं, क्या चैलेंजेस रहे, हमें क्या सावधानी आगे बरतनी है। क्योंकि मैं इस वजह से नरेंद्र मोदी सरकार के साथ में जोड़ रहा हूं कि उदारीकरण के बाद में अगर क्लियर मेजोरिटी की कोई सरकार आई है, बहुत दौर देखे हैं, 40 दिन के प्रधानमंत्री भी हमने देखे हैं, बहुत कम समय के प्रधानमंत्री भी देखे हैं, लेकिन आज जो है वो क्लियर मेजोरिटी की सरकार है। मेजोरिटी उनके पास में अच्छे हैं, पावरफुल लीडर कह सकते हैं नरेंद्र मोदी को। अगर उदारीकरण के दौर में नए प्लेटफॉर्म जो तैयार हो रहे हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, अगर उस अवसर को हम भुना पाए तो मुझे लगता है कि देश एक नई दिशा तय कर सकता है। अगर हम पिछड़ जाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, तो इस ओर ध्यान देना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।